नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। देश में जब आज राजपथ कर्तव्य पथ के नए रूप में देश के सामने आ चुका है, तब एक कर्तव्य पथ पर भारत के हर नेता, हर दल को चलना जरूरी है। वो कर्तव्य पथ जहां किसी भी राजनीतिक मजबूरी की वजह से वोट के लिए आतंकी को शहीद या हीरो न माना जाए। देश के शहीदों के सम्मान में वर्ष 1916 में जगदंबा प्रसाद मिश्र ने ये पंक्तियां लिखी थी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इन पंक्तियों को आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन अब दौर दूसरा है। अब देश में आतंकियों को शहीद बताने वाली सियासी होड़ होती है। आतंकी को हीरो बताने वाले आगे आ रहे हैं। आतंकी की कब्र को मजार बनाकर दुआएं पढ़वाने की तैयारी का आरोप लगा है। And to do all those things which harms government of India and people of government, people of India, be it a Muslim or Hindu, it is not their concern. They are just interested in creating trouble in India. पाकिस्तान के इशारे पर मुंबई को दहलाने में शामिल रहा याकूब मेमन का ये वीडियो आपने देखा, जिसने अपने भाई टाइगर मेमन और दूसरे आतंकवादियों के साथ मिलकर 1993 के मार्च महीने में 12 तारीख को धमाकों से मुंबई को दहलाया। 200 से ज्यादा लोगों ने इस बम ब्लास्ट में जान गंवाई। मुंबई में 12 धमाके करने वालों में एक रहा याकूब मेमन। 22 साल बाद 2015 में फांसी पाता है। लेकिन मुंबई धमाकों के 29 साल बाद याकूब मेमन को फांसी के 7 साल बाद आतंकी की कब्र पर सियासत की मजार का विवाद खड़ा हो गया है। क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? एक आतंकवादी का स्मारक ये हिंदुस्तान मान्य नहीं। जेव्हा ह्याचं दफन झालं किंवा हे अतिरेकीला जेव्हा फाशी दिली आणि एवढे मान सन्मानाने दफन झालं, तेव्हा सरकार कोणाचं होतं? हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। कोई आदमी किसी के लिए जान दे, सबसे कीमती चीज जो है वो जान है, और जो जान का नजराना देता है किसी मकसद के लिए, चाहे उसको मकसद सही हो और गलत हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी। भारतीय जनता पार्टी बार बार दिखाना चाहती है कि शिवसेना हिंदू विरोधी पार्टी है। भारत के नागरिकों पर हमला करने वाले धमाके के दोषी की कब्र पर सियासत की एक कुदाल चलाने की वजह मुंबई के इसी कब्रिस्तान के भीतर है, जिसका नाम है बड़ा कब्रिस्तान। ये जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट के अधीन आता है, जिसमें और भीतर आने पर 8 एकड़ में फैले बड़ा कब्रिस्तान के अंदर यहाँ आतंकी याकूब मेमन और उसके घर के 3 लोगों की कब्र है, जिसके चारों तरफ मार्बल से तैयार किया हुआ चबूतरा दिखता है। यहाँ हैलोजन लाइट लगी है। आतंकी याकूब और उसके घर वालों की कब्र के एक तरफ मार्बल से घिरे चबूतरे के किनारे सदाबहार का पौधा लगा है। यहाँ एक बॉक्स नुमा घेरे में दिया जल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाकर आगे इबादत की जगह बनाने की तैयारी कर दी गई है। इस आरोप के साथ बीजेपी नेताओं का दावा ये कि जहां आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र के चारों तरफ पहले कच्चा था, वहां अब मार्बल लगाकर घेरा पक्का कर दिया गया। दावा ये आतंकी की कब्र के पास जहां पहले सब कुछ सामान्य था, वहां वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ कब्र के किनारे एलईडी लाइट और कब्र के पास हैलोजन लाइट लगा दी गई है। क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। याकूब मेमन को शहीद बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे हमें दुख होता है, खेद होता है। एक आतंकवादी देशद्रोही उसकी कब्र को सही स्मारक जैसा स्वरूप देने का प्रयास हो रहा है। एक आतंकवादी का स्मारक ये हिंदुस्तान मान्य नहीं कर सकता।
इसीलिए आज आपको सवालों की दस्तक में ये जानना है, क्या आतंकी की कब्र को मजार बनाने की कोशिश हुई है? क्या आतंकी की कब्र को स्मारक बनाने की तैयारी हो रही थी? क्या आतंकी की कब्र को सम्मान दिलाने का काम सियासत के कारण कोई करा रहा था, या फिर मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले आतंकी की कब्र पर सियासी विवाद खड़ा किया गया है? पुरानी कहावत है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। अभी राजनीति में आतंकी याकूब की कब्र को मजार बनाने की कोशिश के आरोप लगाकर विवादों के गड़े मुर्दे ही उखड़ने लगे। बीजेपी का आरोप महाराष्ट्र से विदा हो चुकी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार पर है। सियासत के आरोपों पर सच की दस्तक दी जाए, उससे पहले जरूरी है कि सीधे मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान के भीतर से आतंकी याकूब की कब्र को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देकर इबादत की जगह बनाने की कोशिश के आरोपों का सच जाना जाए। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास चारों तरफ हरे रंग की एलईडी लाइट लगी है। ऊपर की तरफ सजावटी रंगीन झालर है, 5 हेलोजन लाइट दिखती है और कब्र के एक तरफ दिया और दूसरी तरफ सजावट है। क्या वाकई आतंकवादी की कब्र को सजाकर संवारकर मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में आगे मजार या स्मारक बनाने की तैयारी थी, या कहानी कुछ और है? इस जवाब की तलाश में मुंबई के इस बड़ा कब्रिस्तान के भीतर आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय मौजूद हैं, जिन्होंने इस बड़ा कब्रिस्तान के 2 लोग, शोएब चेयरमैन जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट और अशफाक अहमद क्लर्क बड़ा कब्रिस्तान मुंबई से सवालों का जवाब पूछा। जैसे पहला सवाल ये, आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र के पास सजावटी लाइट का सच क्या है? ये जो न्यूज चली है, ये इस न्यूज के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी कि हम जब हमारे मरहूमीन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम, तो ये सब चीजें जो है, ये जो वायरल हो रही है, हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था। बेबुनियाद है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों ने शूट किए और पूरे कब्रिस्तान में एक दिली आदमी की भावना रहती है। वो लोग मार्बल लगाते, ग्रेनाइट लगाते अलग अलग तरीके से, और फ्राइडे या फिर जुमेरात के दिन आते अक्सर लोग तो उसको सजाते, फूल वगैरह लगाते। तो याकूब के कब्र को किसने सजाया, ये तो पता नहीं हम लोगों को। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास सफेद पत्थर से पक्के निर्माण का सच क्या है? दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। वो बाउंड्री के ऊपर पहले ब्लैक कलर का मार्बल था, जिसको निकालकर 5 से 7 साल पहले एक डैमेज हो गया था कि कब्र की मिट्टी बाहर आ रही थी। उसकी वजह से जो भी था, पेड़ का इशू था या जो भी था, तो उसकी वजह से उनके कुछ दूर के रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के अपील करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर रूमर फैलाया गया है। ग्रेनाइट तो पहले लग चुका है और वो उसको कई साल हो चुके हैं, और वहाँ एक दरख्त भी गिरा हुआ था। अच्छा। तो शायद रिनोवेशन हुआ होगा। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास बड़ी हेलोजन लाइट का सच क्या है? वो गुस्ल खाना है, वहाँ पे मैयत जब आती है ना तो वहाँ गुस्ल दिया जाता है। रात में भी मैयत आती है तो वहाँ गुस्ल खाना है। वहाँ पर लाइट गुस्ल खाने की वजह से लगाई गई, ना कि याकूब मेमन की वजह से लगाई गई। लेकिन इशू होने की वजह से वो लाइट को हमने निकाला। गुस्ल खाने के लिए रात में जब मैयत आती है तो वहाँ पर जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो अंधेरा रहता है, क्योंकि रिलेटिव वहाँ जमा होते हैं, तो इसलिए लाइट लगाई गई, ना कि याकूब मेमन के लिए लगाई गई। ये तो पुरानी सारी तस्वीरें हैं, और कब्रिस्तान की जो टाइमिंग रहती है, शाम में जब लाइट शुरू होती है तो टाइमिंग के मुताबिक वो लाइट चलती है और टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाती है।
चौथा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब की कब्र को मजार बनाने की तैयारी अंदर बड़ा कब्रिस्तान में की जा रही थी। हम क्यों उनके लिए ये सारी चीजों की सुविधा देंगे। दूसरी बात, उस याकूब मेमन की कब्र के अलावा उसके अंदर 17 कब्रें, आप लोगों ने अगर जाके देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके देखें। कोई पर्टिकुलर याकूब मेमन की कब्र नहीं है और कोई मजार या कोई दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। मार्बल लगाया गया, कहीं तक के दूर दूर तक के नजर नहीं आता, क्योंकि और भी कई मजारात आप लोगों ने देखे, और अगर बनना होती तो ये कई साल हो चुके इसको बुरियल करके, ये उसी वक्त बन सकती थी। हर साल रमजान से पहले शब-ए बारात का त्योहार आता है। इस साल मार्च के महीने में शब-ए बारात थी। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। क्या तभी बड़ा कब्रिस्तान के भीतर दूसरी कब्रों की तरह आतंकी याकूब मेमन की कब्र को भी उसके घर वालों ने सजाया था? बीजेपी इसके लिए उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन शिवसेना इसे बीजेपी का बीएमसी चुनाव से पहले धर्म के नाम पर राजनीति का नया दांव बताती है, जिसमें कब्र के बहाने वोटर को जगाने का काम किया जा रहा है। विवादों की दस्तक अब इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदलने की कोशिश अगर हुई तो वो कोशिश फडणवीस सरकार के वक्त हुई या फिर उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते। जिम्मेदार कौन की राजनीतिक लड़ाई का सीक्वेंस देखिए। बीजेपी नेता राम कदम ने सबसे पहले ट्वीट करके आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार रहते आतंकी की कब्र मजार में बदलने की कोशिश होती है। इसके बाद दिन में बीजेपी ने मुंबई धमाकों के पीड़ितों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाकर पत्रकारों से बात की और शिवसेना गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाया। याकूब मेमन को शहीद बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उससे हमें दुख होता है, खेद होता है। एक आतंकवादी देशद्रोही उसकी कब्र को सही स्मारक जैसा स्वरूप देने का प्रयास हो रहा है। इन सब के बाद किरीट सोमैया खुद मुंबई के उसी बड़ा कब्रिस्तान पहुंच गए जहां आतंकी याकूब की कब्र है। किरीट के मुताबिक उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया, हालांकि भरोसा दिया गया कि कोई कब्र आतंकी की स्मारक नहीं बनने दी जाएगी। कब्रिस्तान के अधिकारी जो ट्रस्टी से भी बातचीत करके आए थे और पुलिस दोनों ने मुझे आश्वस्त किया है कि याकूब मेमन का स्मारक यहाँ नहीं बनेगा। दावा की पुलिस की टीम ने बड़ा कब्रिस्तान पहुंचकर आतंकी याकूब की कब्र के पास उस लाइट को हटवा दिया, जिसके आधार पर दहशतगर्द की कब्र को आगे इबादत की जगह बनाने की कोशिश के आरोप लगे हैं। आतंकी की कब्र से उखड़े राजनीतिक विवाद में अब इस बात पर जोर है कि तुम्हारे राज्य में आतंकी और उस आतंक के विचारों की इबादत की तैयारी की गई है। एक चौकसी समिति इस पे बैठाई जाएगी कि महाराष्ट्र में इस आतंकी विचारों को उदात्तीकरण करने की कोशिश कौन कर रहा है और इसके पीछे गुप्तचर विभाग को जानकारी क्यों नहीं मिली। अभी के जो चीफ मिनिस्टर है वो तो हम उद्धव ठाकरे साहब के मिनिस्ट्री में तो सीनियर मिनिस्टर थे, तो फिर क्या उसके बारे में क्या करने का, ऐसा नहीं है। ये जो भी किसी ने किया है वो गलत किया है, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होने के बाद जो भी उसमें जिन्होंने गलती की है उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। जितनी जानकारी मौजूद है उसके आधार पर अगर सीक्वेंस देखें तो पाते हैं कि 2015 में जब याकूब मेमन को फांसी दी गई तब फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में थी। मार्च 2022 में शब-ए बारात के वक्त जब आतंकी की कब्र के पास रंगीन लाइट लगाई गई तब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। बीजेपी जब कह रही है कि उद्धव सरकार के राज में आतंकी की कब्र को सम्मान दिलाया जाने लगा, तब शिवसेना पूछती है कि फडणवीस सरकार के राज में क्यों आतंकी याकूब के शव को परिवार को सौंप दिया गया था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में जब याकूब मेमन को फांसी दी गई, तो उनकी बॉडी आपने उनके रिलेटिव्स को क्यों सौंपी? तो ये पहली बात है। तो तभी माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। अब जो बॉडी रिश्तेदारों को दी गई तो उन्होंने उसको कब्रिस्तान में जो कोई विधि से किया है, अब वो कब्रिस्तान के जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है,
ये उनका मामला है। यूपीए सरकार में 2 कुख्यात आतंकवादियों को फांसी दी गई थी। एक था अफजल गुरु, दूसरा था कसाब। लेकिन उनकी बॉडियां उनके परिवारजनों को नहीं दी गई। उन्हें निश्चित स्थल पर दफनाया गया। जो भी है, अमेरिका के सील कमांडोज ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसे समंदर के अंदर गाड़ दिया गया। वजह यही है, इन लोगों के मज़ारे, इन लोगों को जहां दफनाया जाता है, वो किसी को मौका देती है रैलिंग पॉइंट बनाने की। तो सबसे पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी। याकूब मेमन की फांसी और उसके शव को लेकर जो कहानी है, उसके मुताबिक 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। दावा कि याकूब के भाई सुलेमान ने नागपुर जेल अथॉरिटी के सामने भाई के शव को परिवार को सौंपने की अर्जी दी थी। तब राज्य सरकार की तरफ से याकूब के शव को सौंपने का आदेश दे दिया गया था। शर्त ये थी कि परिवार शव को लेने के बाद कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह की मुश्किल पैदा नहीं होने देगा। तब आतंकी याकूब के शव को नागपुर से मुंबई हवाई जहाज के जरिए ले जाया गया था। 2015 में याकूब को बड़ा कब्रिस्तान में दफनाने तक तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया लगातार परिवार के साथ संपर्क करके हालात पर नजर रखे हुए थे, ताकि किसी तरह कानून व्यवस्था को कोई चुनौती न दे पाए। 2015 में जिस याकूब मेमन के शव को सरकार की इजाजत से परिवार को देकर सरकारी एजेंसियों की मदद से मुंबई पहुंचाकर बिना किसी विवाद के इस कब्रिस्तान में दफनाया गया, वहाँ 7 साल बाद अब आतंकी की कब्र को धीरे धीरे मजार में बदलने के आरोपों के पीछे वाकई किसी की सियासी मंशा थी या खालिस राजनीती है। हे कब्रिस्तान प्रायव्हेट आहे, कुठेही महापालिकेचा संबंध येत नाही। नाही बोलायला काही होऊ शकतो, हे राजकीय मुद्दा होऊ शकतो, पण जेव्हा ह्याचं दफन झालं किंवा हे अतिरेकीला जेव्हा फाशी दिली आणि एवढे मान सन्मानाने दफन झालं, तेव्हा सरकार कोणाचं होतं? राजनीति से ज्यादा जरूरी यह है कि इस बात की जांच पुख्ता रूप से हो कि अगर किसी के दिल, किसी के दिमाग में आतंकी की कब्र को इबादत की जगह बनाने का प्लान था, तो वो आदमी सियासत का है, सिस्टम का है या फिर समाज का है। पुणे से समीर शेख और मुंबई से विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक। विवाद शुरू हुआ तो पुलिस ने दस्तक दी, जांच शुरू की। जल्द बीएमसी, बड़ा कब्रिस्तान से जुड़े लोगों और दूसरे अधिकारियों से सवाल जवाब हो सकता है। पूछा जाएगा कि आतंकी की कब्र को सजाने के पीछे किसकी सोच थी। कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी सोच वालों की पहचान हो, लेकिन उससे बड़ी कोशिश तो उस राजनीतिक सोच के खिलाफ दस्तक देने की है जो आतंकी याकूब की कब्र को सजाने के सवाल पर दहशतगर्द को ही हीरो बताने लगता है। क्या वाकई आतंकी याकूब की कब्र आगे मजार में बदल सकती थी? क्या सच में आतंकी याकूब की कब्र पर लोग दुआएं मांगने लगते? क्या वाकई एक दिन ऐसा हो सकता था जब आतंकवादी की कब्र पर लोग मन्नतें मांगने लगते? आपको लगेगा कि नहीं, हमारे देश में ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार और 700 लोगों को जख्म देने के अलावा हजारों लोगों की जिंदगी दूभर करने वाला दहशतगर्द भारत में कैसे इबादत का नाम बन सकता है? लेकिन ऐसे भरोसे को चोट पहुंचाने वाली सियासी सोच भी देश में कुछ जगहों पर है। जैसे ये हैं मुस्तफा कमाल, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। इनके हिसाब से आतंकी याकूब मेमन जान देने वाला मर्द है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को लगता है कि आतंकी को जनता हीरो मानती है। यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप? इसी तरह बॉम्बे में भी छोटी बात नहीं है। चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है। ये मर्द ही दे सकता है जान। मुस्तफा कमाल से सवाल पूछने वाले पत्रकार भी चौंक गए। उन्होंने दोबारा पूछा कि आतंकी की कब्र को मजार बनाने की कोशिश क्यों हो रही। जवाब सुनकर आप चौंकेंगे। दिला के सच्चाई सामने आ ही जाती है। लोगों को अगर ये एहसास हो गया है कि इसको जो मारा गया है गलत मारा गया है, इसीलिए कुदरती बात है वो एक दिली रिश्ता पैदा हो जाता है। कोई आदमी किसी के लिए जान दे, सबसे कीमती चीज़ जो है वो जान है, और जो जान का नजराना देता है किसी मकसद के लिए, चाहे उसको मकसद सही हो और गलत हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ये बात मुस्तफा कमाल इसलिए कहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक लंबा इतिहास रहा, जहां पहले आतंकियों का शव जब दिया गया
तो दहशतगर्दों ने उसे एक इवेंट बना दिया ताकि और लोगों को बरगलाया जा सके। क्या यही सोच देश में आतंकी याकूब को इबादत करने वाला इंसान मनवाने का इरादा रखती है? दिल्ली का राजपथ अब इतिहास हो गया है। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इंडिया गेट के पास प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस जश्न का मजा एलएसी पर चीन के पीछे हटने की खबर से और भी ज्यादा बढ़ गया। चीन अब गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से भी पीछे हटने को तैयार हो गया है। इस तरह अब एलएसी पर 2020 वाली स्थिति लौट आई है। भारत भी इसी की मांग कर रहा था, जिसके सामने आखिरकार चीन को झुकना पड़ा। कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए हिंदुस्तान को जब सारी दुनिया गौर से देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी की बात को सुन रही है, जो गुलामी की निशानियों को मिटाते हुए न्यू इंडिया बना रहे हैं। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। हिंदुस्तान की राजधानी के दिल में हो रहे इस जश्न की खुशियों में एलएसी से आई एक बड़ी खबर ने इजाफा कर दिया। पीएम मोदी ने जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने कर्तव्य पथ को जनता के लिए खोलने का ऐलान किया, तब एलएसी पर चीन को भारत की बात मानने को राजी होना पड़ा है। भारत और चीन की सेनाओं ने ऐलान किया कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जिससे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र में 2 साल से ज्यादा समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया है। यानी जो चीन कोरोना काल में आज से 2 साल पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंदुस्तान को डराने के लिए आ गया था, अब वो पीछे लौट चुका है। उसे समझ आ गया है कि हिंदुस्तान उसकी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा, इसीलिए उसने भारत की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी है। दोनों सेनाओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि पीछे हटने की प्रक्रिया की शुरुआत जुलाई में ही हुई थी, जिसकी सहमति 16वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में बनी थी। दोनों सेनाओं की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत चीन के बीच 16वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के अनुसार 8 सितंबर 2022 को गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए अच्छा है। 2020 की गर्मियों में चीन ने अपनी सेनाओं के जरिए एलएसी पर घुसपैठ को अंजाम दिया था। इसके बाद उसने हिंदुस्तान को डराने के लिए अपनी सेनाओं का जमावड़ा भी बढ़ाया, लेकिन हिंदुस्तान के करारा जवाब देने से वो हैरान रह गया और जहां जहां उसने घुसपैठ की थी, उसे वहां से पीछे हटना पड़ा है। हमें सिर्फ चाइना के शब्दों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब तक चाइना जो 2020 में स्थिति थी उसको दोबारा उस स्टेटस को बहाल नहीं कर देता है, कहना एक बात है, करना दूसरी बात है, हमें यकीन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कहना कर रहा है, ये समाचार सही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और हमारी सरकार की नीति, हमारी सेनाओं के दृढ़ निश्चय का जो प्रदर्शन दिया था, उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चीन पहले गलवान वैली, उत्तर और दक्षिणी पेंगोंग झील, फिर गोगरा पोस्ट से पीछे हटा और अब आखिर में उसकी सेना हॉट स्प्रिंग से पीछे हट रही है। इस तरह देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में ही दोनों सेनाओं के बीच विवाद बचा है, जहां का विवाद मई 2020 से पहले का है। भारत की मांग थी कि चीन पहले अपनी सेना मई 2020 वाली स्थिति में लेकर आए,
तभी दोनों के बीच रिश्ते सामान्य होंगे। ये दोनों तरह के आर्मीज की तरफ से ये डिस्कशन हुआ है और दोनों साइड से इस बात को करने के लिए तैयार हैं, तो एक स्टेप फॉरवर्ड है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा इस तरह आपको पता है हो गए हैं और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जो चाइना की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे मेंटेन रही हैं और टेंशन बॉर्डर पे रहा है, तो दोनों के ही हित में है। Our borders also need safeguarding, and we will never accept any attempt to unilaterally change the status quo. A posture that departs from established understandings will evoke its own responses. When it comes to security, we will do what it takes to ensure national well-being. भारत की इस मांग के आगे झुकते हुए चीन अब विवाद के आखिरी पॉइंट से भी पीछे हट गया है, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कई जानकारों को लगता था कि चीन LAC पर हिंदुस्तान को पीछे करके खुद को एशिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गया है। LAC पर चीन के पीछे हटने के बाद अब सबकी नजरें SCO समिट पर है, जहां पर नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। इसकी संभावना LAC पर भारत की जीत के बाद और बढ़ गई है, क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ कर दिया था कि बिना चीन के पीछे हटे दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होना मुश्किल है। आपको पता ही है कि वहाँ के जो पहले भी जब ब्रिक्स समिट का चाइना चेयर कर रहा था, तो उस वक्त में भी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे वो भी भारत में आए थे और कोशिश उन्होंने यही की थी। तो अब ये देखना है कि कितना सिंसियरली चीन जो है बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलसी लाना चाहता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो ब्रिक्स हो चाहे SCO हो, उसमें कोलैबोरेशन बढ़ता रह सकता है, लेकिन बायलैटरली रिलेशंस तभी अच्छे होंगे जब चीन ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। कर्तव्य पथ के जरिए PM मोदी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की है। खुद पर यकीन का यही मंत्र LAC पर भी कमाल दिखा रहा है। आज तक ब्यूरो। पिछले 2 साल भारत और चीन के बीच अच्छे नहीं रहे। पूर्वी लद्दाख में तो हालात कई बार बेहद चिंताजनक बन गए। चीन डराता रहा लेकिन भारत डटा रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि एशिया का सिकंदर बनने वाला चीन हिंदुस्तान की ताकत के आगे टूट गया। अब हम आपको LAC से आई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आज तक संवाददाता अशरफ वानी की इस रिपोर्ट में चुशूल मोल्डो का वो मीटिंग पॉइंट देखेंगे जहां पर दोनों देशों के बीच सेनाओं के पीछे हटने की सहमति बनी। आज तक पर पहली बार वो जगह देखिए जहां चीन पीछे हटने को राजी हुआ। जो हालात हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो अब किसी हद तक जो है बड़े स्थिर हैं। उसका सबसे बड़ा नमूना यही है कि मैं इस जगह से रिपोर्टिंग कर पा रहा हूं, जो 2 साल के लिए मीडिया के लिए बंद था। LAC पर बनी वो इमारत देखिए जहां हिंदुस्तान ने चीन से 2 टूक बातचीत की कि पर्यटक और आम लोग भी अब इस इलाके में आ सकते हैं और यहाँ पर न सिर्फ रिजिंगला के इन इलाकों को देख सकते हैं, बल्कि वो हर एक पहाड़ी और वो हर एक इलाका देख भी सकते हैं और उसके बारे में जान भी सकते हैं। यहाँ पर भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद बना हुआ है। ये आज तक संवाददाता अशरफ वानी है, जो आज आपको LAC के चुशूल मोल्डो ले जाने वाले हैं, जहाँ चीन की सेना सभी फ्लैश पॉइंट से पीछे हटने को राजी हुई। आज तक पहला चैनल है जो आपको चुशूल मोल्डो की वो जगह दिखा रहा है जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये वही इमारत है जहां पर 20-20 घंटों की बैठक में हिंदुस्तान और चीन के सेनाओं के बीच बातचीत होना आम बात थी, जहां पर हिंदुस्तान की सेना बॉर्डर की तरह डटी रही। हम चुशूल के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर पिछले 2 साल से भारतीय सेना और PLA के बीच 16 बैठकों का दौर हुआ है। कैमरे में जो आप देख सकते हैं, ये मीटिंग पॉइंट है चुशूल में। एक तरफ से भारत का जो चुशूल मीटिंग पॉइंट है, बहुत जबरदस्त अब यहाँ पर ये एक मीटिंग हॉल बनाया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और साथ ही साथ
चीन का जो इलाका आता है माल्डो गैरिजन, माल्डो की जो चीन का इलाका है, जो कैमरे में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चीन का इलाका है। वहां से आप सीधे देख सकते हैं कि सड़क एक आ रही है। चुशुल मॉल्डो के करीब एक ऐतिहासिक जंग हुई थी। यहाँ पर 1962 में भारत और चीन के बीच सबसे भीषण जंग हुई थी। 1962 में सबसे भीषण लड़ाई जो भारत और चीन के बीच में हुई थी वो यहीं पर हुई थी। और यहाँ से ज्यादा दूर वो वार मेमोरियल भी रिंगसला का नहीं है जो इस तरफ है, जहाँ जो कैमरा में दिखाएगा आपको। यहाँ पर सेना की मूवमेंट हमेशा 24 घंटे जारी रहती है। वो जो तिरंगा है वो रिंगसला का वार मेमोरियल है, जहाँ पर 1962 के युद्ध में मेजर शेतांग सिंह ने अपने 113 साथियों के साथ देश के लिए बलिदान दिया था। और ये जो पहाड़ी सामने दिख रही है, इस को चीन के कब्जे से बचाया था। रेजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का ये अंतिम मोर्चा था, इसीलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ 18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने इतिहास रचा था। इस सैन्य टुकड़ी ने चीन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया था। चीन के फौजियों की संख्या करीब 6000 थी, जबकि 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान थे। बावजूद इसके चीन को यहाँ पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। चीन की फितरत धोखा देने की है। वो भले ही मई 2020 की स्थिति में लौट गया हो, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। हाल ही में सैटेलाइट ने चीन की चालबाजी पकड़ी, जिसमें वो पैंगोंग झील के पास सड़क और पुल बनाता हुआ पकड़ा गया था। आज तक संवाददाता पैंगोंग झील के पास जाकर भी चीन की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित पैंगोंग झील दुनिया का सबसे खूबसूरत झील है और ऊंचाई पर सबसे बड़ा झील। करीब 80 किलोमीटर से भी लंबा ये झील 2 देशों में बटा हुआ है। इसका 1/3 भारत में है, जहां पर हम खड़े हैं, और 2/3 चीन में है। और अगर हम इस झील के खूबसूरती की बात करें तो दिन में कई बार इस झील का पानी रंग बदलता है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, एक तरफ अगर इस पूरे झील को देखें, हरा नीला एक तरफ, बीच में फिर हल्का नीला, और फिर जब इस तरफ है पूरी तरह से शफाफ सफेद इस झील का पानी है। चीन भले ही पीछे हट गया हो, चीन के सुर भले ही ढीले पड़े हों, लेकिन फिर भी उसकी 50,000 से ज्यादा की सेना LAC पर डटी हुई है। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक उसकी सेना की गतिविधियां हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। अशरफ वानी, चुशुल मॉल्डो, आज तक। चीन के सुर में बदलाव आने की एक बड़ी वजह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। चीन जानता है कि भारत को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसने हिंदुस्तान को दुश्मन बनाया तो फिर भारत अमेरिका के साथ जा सकता है। इसके अलावा चीन के पीछे हटने की एक बड़ी वजह शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी है, जिस दौरान वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर कोई तनाव नहीं चाहते। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलामी के हर निशान को चुन चुन कर मिटाने की मिशन पर है, जिसमें विदेश नीति सबसे प्रमुख है। भारत की विदेश नीति में हो रहे बदलाव न सिर्फ अहम है, बल्कि विदेश मंत्री के अनुसार एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। 2014 के बाद मुझे लगा कि भारत और भारत की विदेश नीति एक नए युग में प्रवेश कर रही है। इसका भी कारण आप जानते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया है। रूस के बहाने भारत को निशाना बनाने की कोशिश हुई। अमेरिका ने भारत पर दबाव भी डाला, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। भारत के लिए रूस पुराना दोस्त है, तो चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका जरूरी है। इसीलिए दोनों को भारत न तो नाराज कर सकता है और न ही पूरी तरह किसी महाशक्ति के पाले में बैठ सकता है। इसीलिए वो कूटनीति के जरिए संतुलन बनाने के मिशन इम्पॉसिबल में जुटा है। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही है कि अमेरिका का साझेदार होकर भी भारत रूस से न सिर्फ सस्ता तेल खरीद रहा है, बल्कि भविष्य में रूस से दोस्ती और पक्की करना चाहता है। इसका ऐलान पीएम मोदी ने 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअल संबोधित करते हुए किया। लेकिन इसके बावजूद भारत रूस विरोधी जापान से भी करीबी बढ़ाता है। वह रक्षा और विदेश मंत्री 2+2 बैठक कर चीन पर दबाव बनाने के लिए दोनों देशों के सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री चीन को संदेश देने के लिए मंगोलिया का दौरा करते हैं।
इस सब के बीच अमेरिका में भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश किया जाता है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपना पक्का दोस्त बताते हैं। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मोदी सरकार कूटनीति के कर्तव्य पथ पर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है, जिसमें चीन को लेकर खुलापन पहले से कहीं ज्यादा है और हम अपने सबसे बड़े पड़ोसी पर बिना लाग लपेट बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि गुलामी की निशा मिटाने के दौरान हिंदुस्तान की कूटनीति को कहां से प्रेरणा मिल रही है, तो इसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर देते हैं, जिनकी किताब द इंडिया वे में भारत पर बात करते हुए वो महाभारत और श्री कृष्ण की नीतियों का उल्लेख करते हैं। अगर आप महाभारत को कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से मैं कहूँगा कि इससे अच्छी कहानी, इसमें इतने सबक हैं, इतने उदाहरण हैं, वो और महाभारत का जो मैं कहूँगा उस समय का लैंडस्केप जो था कि भारत में सिचुएशन क्या था, उसका एक किस्म पे कुछ मुझे कहीं सिमिलैरिटी दिखाई दी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है, जो दुनिया की खुशहाली में आने वाले दिनों में पहले से भी ज्यादा योगदान करने वाला है। शायद यही वजह है कि अपने अतीत का सम्मान करता हुआ हिंदुस्तान कूटनीति की वर्तमान चुनौतियों का बहुत समझदारी से सामना कर रहा है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।